धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच सच्चाई इस प्रोग्राम के जरिए आपके सामने रखते हैं। तो आप सभी का स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो टॉपिक आज बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, अजीबोगरीब सवाल हैं और बहुत सारे सवाल निकल के आए हैं। बहुत सारी चीज़ें इस एक हफ़्ते के दौरान आपने देखी होंगी, तो ये सारी चीज़ें आपसे आज डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहली बार जानेंगे आज, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए क्योंकि बहुत से कन्फ्यूज़न और बहुत सारे डिमांड्स अलग अलग लोगों के आने लगी थी, तो इसलिए समझना पड़ेगा अभी कहाँ खड़े हैं, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा जारी रखेंगे और बहन वीरपाल कौर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि एक सवाल हमारे सामने थोड़े दिन पहले एक वीडियो हमने उस पर यूट्यूब पे शेयर किया, एक वीडियो, और उस वीडियो में हमने गुरजंट सिंह जी हैं हनुमानगढ़ से, उनका एक वीडियो शेयर किया और उसके बाद बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह से डिमांड्स आई, अलग अलग सवाल, अलग अलग व्यूज़ थे सबके अलग अलग। तो वो अलग अलग तरीके से सामने आए और उसके बाद बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की भी और वीडियो और भी सवाल, बहुत से सवाल ऐसे भेजे जो पूछने थे हमें। गुरजंट सिंह जी से भी ये सवाल भी पूछिए, ये भी पूछिए, ये भी पूछिए। तो वो सवाल पूछने के लिए हम गए और उन्होंने बजाय उस सवाल का जवाब देने की उन्होंने एक वीडियो और हमें दिया, बना गया, जो हमने लाइव चलाया यूट्यूब पे। तो उस वीडियो में उन्होंने एक अपील कर दी इलेक्शंस को लेके, वोट्स को लेके, और शाही परिवार को भी उन्होंने अपील की थी और साथ संगत को भी अपील की। उसके बाद मिला जुला रिएक्शन आया रिवर्ट में, और जितना मेरे पास आया या कह लीजिए हमारे पास आया टीम के पास, तो उसमें से ज़्यादातर जो रिस्पॉन्स था वो नेगेटिव था, और बाकी पता नहीं, लेकिन जो हमारे पास रिस्पॉन्स था, हमारे पास फीडबैक था, वो ये था भी ये तरीका गलत है। उसके बाद और कहीं से सवाल उठे, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत अच्छा बताने लगे, कुछ लोग जो हमारे बहुत करीबी हैं वो भी ये सोचने लगे कि भाई तुम कर रहे हो तो बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आई, कुछ क्रिटिक्स थे, कुछ था, तो हम सब मिला के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस एक हफ़्ते में समझ में आई, जिससे ये पता चला भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, या जानते हैं उसे समझना चाहते नहीं हैं, या जो भी कह लीजिए। हर तरह का हर एक्सपोज़र है किसी का, किसी लेवल पे जितना जिसका वास्ता पड़ा होता है उतना ही समझ में आता है। तो एक टाइम था जब हम भी आपके जैसे ही थे, लगभग 25 अगस्त के बाद की बात ही ले लें। 25 अगस्त के बाद हमें भी नहीं पता था भी क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें नहीं पता था भी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग हमने की थी जब 2017 में मीटिंग थी 17 अगस्त को। तो आपको ध्यान होगा भाई 17 अगस्त को मीटिंग में पिताजी ने एक जिक्र किया था कि हमने छत्तीसगढ़ के एक चीफ जस्टिस को अकेले नाम दिया था, साउथ में बेंगलोर साइड में कहीं पे, ऐसा कुछ जिक्र पिताजी ने 17 अगस्त की मीटिंग में किया था। हमारे पास एकमात्र वही क्ल्यू था और हम स्टार्टिंग की हमने वहाँ से उस जस्टिस को ढूंढने की। तो जितने भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे या जो भी रहे थे, हमने सबको एक एक करके अप्रोच किया। कुछ गुजर गए थे तो उनको ढूंढते ढूंढते, और बहुत से लोग मिले, वो नहीं मिले, लेकिन उनको ढूंढते ढूंढते और मिले, हो सकता है मिले हों, उन्होंने मना कर दिया हो, भी मैं नहीं नाम लिया, हम कह नहीं सकते। लेकिन जितने भी जस्टिस से हम मिले, जो छत्तीसगढ़ चीफ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, तो उसके अलावा बहुत से लोग और मिले जो शुरुआत में दोस्त बने। वहाँ से आगे बढ़े तो एक प्रतिनिधि चैनल था, और प्रतिनिधि चैनल हमें लगा कि ये चैनल पिताजी के हक़ में दिखा रहा है, साथ संगत का पक्ष दिखा रहा है, तो क्यों ना इससे अप्रोच किया जाए, इससे बातचीत की जाए।
तो हम उससे बातचीत करने चले गए। बातचीत करते करते हमें बहुत सारे तौर तरीके पता चले भी कैसे ऑफिसर काम करते हैं और कैसे सरकार काम करती है, कुछ कुछ पता लगा। लेकिन क्या है कि हमारे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम किसी सरकार के बंदे से, किसी ऑफिसर से बात कर सकें, मिल सकें या उनको समझाएं कि ये मसला क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये थी कि हमें यही नहीं पता था कि हमारा दुश्मन कौन है, कितने दुश्मन है, कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी नहीं, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था अभी एक्चुअल में एडम ब्लॉक से गेम कौन खेल रहा है, हनीप्रीत किस लेवल पे काम करती है, क्योंकि लगभग लोग फरार थे, पुलिस भाग रही थी पीछे, कुछ बहुत से लोग जेल में थे। तो अंदाज़ा ही नहीं लग रहा था भी आखिर इस सारे खेल का खिलाड़ी है कौन और ये खेल कैसे खेला जा रहा है और असल में ये हल कैसे होगा। ये तो हमारे स्टैंड पे क्लियर था कि भी पिताजी निर्दोष हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं पता था। उसके बाद प्रतिनिधि चैनल की मदद से, कह लीजिए मदद भी नहीं कह लीजिए, हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट था, पैसे दे के काम कराया था हमने। तो प्रतिनिधि चैनल को हमने कुछ पैसा दिया और पैसे के बदले हमने कुछ सबूत जुटाए। उनके पास टीम थी और हमने कुछ सबूत जुटाए एडम ब्लॉक के ख़िलाफ़ और पता लगाया भी एडम ब्लॉक कर क्या रहा है। इससे सबूत जुटाए, कुछ स्टिंग थे, कह लीजिए बहुत कुछ हुआ उस दौरान। और उसमें कुछ स्टिंग्स हमारे पास रह गए, कुछ स्टिंग्स चैनल के पास ही थे। उसके बाद वो स्टिंग हमारे हाथ नहीं आए। इसी दौरान जब चल रहे थे तो हमारे दिमाग में भी एक आइडिया आया कि क्यों ना किसी मंत्री से मिला जाए, किसी पॉलिटिशियन से मिला जाए, और एडम ब्लॉक तो गलत है ही, क्यों ना किसी से मिलके या किसी की मदद से हजूर पिताजी तक पहुंचा जाए। तो करते करते जानकारी में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को ढूंढा हमने, जैसे भी कह लीजिए कनेक्शन बना। तो उनके साथ मैं खुद सुनारिया जेल गया और उसके बाद सुनारिया जेल में हमें मिलने नहीं दिया, लेकिन अखबार में हमारी खबर छप गई कि मैं मिलकर आया हूँ, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया। उसके बाद जब हम वहाँ से वापस आए तो सोचा क्यों ना किसी पॉलिटिशियन से सेटिंग कर लें, क्योंकि क्या है कि हम इंडिया में रहते हैं और करप्शन तो हमारी सोच में ही है। हमें तो लगता ही है कि हर चीज़ नेता के हाथ में होती है और जब चाहो नेता किसी भी जज को झुका सकता है, किसी भी पॉलिटिशियन को झुका सकता है, किसी भी ऑफिसर को कंप्रोमाइज़ करा सकता है। इसलिए हमने ये प्लान भी सोच लिया कि क्यों ना किसी पॉलिटिशियन से अप्रोच किया जाए और अगर ये सब हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। इस ट्रैक पे भी चलने लगे और यकीन मानिए, नाम नहीं बताते हैं, तो मुख्यमंत्री लेवल के लोगों से भी मिले, पार्टी हाई कमान जिसे सुना होता है आपने, पार्टी हाई कमान है, उन लोगों से भी मिले, बड़े से बड़े अफसर कह लीजिए, सीबीआई के ऑफिसरों से भी मिले, हरियाणा सरकार के अफसरों से भी मिले, पंजाब सरकार के, कम कह लीजिए दिल्ली सरकार नहीं, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर थे। और बहुत से ऐसे लोग, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली में बहुत से लोग ऑफिसर हैं और रिश्तेदारी में, तो पॉलिटिकल अप्रोच भी बहुत सारे लोग रखते हैं मेरी अपनी फैमिली में, ख़ास तौर पर रूलिंग पार्टी में, क्योंकि हम पुराने कहते हैं व्यापारियों की पार्टी थी तो हमारे कनेक्शन कुछ हमारे भी थे। तो उनके ज़रिए लोकल पॉलिटिशियंस, थोड़े बहुत बड़े छोटे पॉलिटिशियन, ऐसे बहुत सारे लोगों से हमने संपर्क बनाया। और ये कह लीजिए रिटायर्ड जज थे या वर्किंग जज कह लो, सिटिंग जज थे, रिटायर्ड जज थे, ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट है जो लोगों से हम मिलते चले गए। लेकिन ऐसा उन सब में बहुत कम लोग ऐसे मिले जो सही राय दे रहे थे या असूल वाले थे, कि असूल पे चल रहे थे या सही राय दे रहे थे। तो उसमें एक ऑफिसर मिले हमें, आईएएस ऑफिसर, वो वॉलंटरी रिटायर्ड थे। उन्होंने बड़ा अच्छा हमें रास्ता दिखाया। उन्होंने हमें समझाया भी जो रास्ता हम चूज़ कर रहे हैं वो रास्ता गलत है। हमने ऐसा नहीं है कि हमने शाही परिवार को भी लूप में लिया, शाही परिवार को भी मंत्रियों से, नेताओं से मिलाया, कई जगह अफसरों से भी मिलाया, लेकिन करते करते इधर ये चल रहा था, उधर प्रतिनिधि चैनल के साथ मिलके हम सबूत जुटा रहे थे। तो एक स्टेज ऐसी आई कि प्रतिनिधि चैनल ने क्या किया, वो सबूत एडम ब्लॉक को ही बेच दिए पैसे के लालच में।
और जब एडम ब्लॉक को सारे सबूत बेच दिए तो बहुत सारा पैसा हमारा खर्च हुआ था उसमें, तो अब क्या कर सकते थे, कुछ रास्ता नहीं था। तो कुछ सबूत हमारे हाथ रह गए, लेकिन वो इतने नहीं थे कि कोर्ट में एडम ब्लॉक की गलती साबित की जा सके। हालांकि इतने इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन वो सबूत एडम ब्लॉक ने खरीद लिए, करीब 40-50 लाख रुपए में खरीदे वो सबूत। उसके बाद प्रतिनिधि चैनल का जो मालिक था वो किसी और आदमी को, किसी नेता को फंसाने के चक्कर में जेल चला गया। तो ये सब मामला वहाँ गोलमाल हो गया। उसके बाद हमें लगा कि जब उस ऑफिसर ने हमें डायरेक्शन दी भी, नहीं आपको ये ईमानदारी का रास्ता नहीं है और ये रास्ता एंडलेस है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। एक से जैसे भी आई, फिर हमारी किसी ने बहुत बड़ी मदद कर दी। और मदद की या कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, मदद थी, लेकिन थी वो जिसने की उसका भी अपना बहुत बड़ा स्वार्थ था। तो मेरे साथ कह लो, मेरी टीम का एक बंदा था, मेरी टीम कह लो या हम जितने भी लोग हैं सबको कह लीजिए, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम कह लीजिए। तो उनमें से एक व्यक्ति था, वो भावुक हो गया उस आदमी के साथ जिसने मदद की थी, कि भैया आपकी मदद को हम कभी भूलेंगे नहीं, तो कैसे भी कह लीजिए। तो उसके बाद वहाँ पे हमें किसी ने शिक्षा दी, बोला जिस गुरु के शिष्य हो ना, उस गुरु ने झुकना नहीं सीखा है, और जिस आदमी से पैसे दे के काम करा रहे हो उस आदमी का एहसान ना मानो। ठीक है, उसने जो काम किया उसकी आपने ज़्यादा कीमत दी है और उसके लिए वो काम कुछ भी नहीं है, और ऐसा कोई एहसान नहीं है। तुम्हें लगता है भी ये बड़ा एहसान है, लेकिन दुनियावी में ये बहुत छोटा काम है। तब तक हमें कोर्ट की ABCD कुछ नहीं पता थी भी क्या होता है कोर्ट में। उसके बाद जब प्रतिनिधि चैनल वालों ने पैसे खा लिए, सारे सबूत बेच डाले एडम ब्लॉक को ही, शोभा गोरा को वो सबूत बेचे थे उन्होंने। और उसके बाद फिर हमारे पास AP सिंह वकील थे, जो दिल्ली वाले वकील AP सिंह, निर्भया कांड वाले, उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ। वो बड़ा अच्छा बोलना जानते थे। और करीब 2018 में जब ये कांटेक्ट हुआ हमारा, जून जुलाई अगस्त के आसपास, तब हमने सोचा भी हमारे पास अब लीगल एडवाइज़र है, तो हम क्यों ना एक फेसबुक पेज बनाएं और एक लीगल लेवल पे हम इस कैंपेनिंग करें और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को जोड़ें। तब हमने ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का पेज बनाया था कि इस पे हम लीगल लेवल पे हम उनकी तरफ से, क्योंकि हमारे में से कोई ऐसा नहीं था, तब वीरपाल बहन भी हमारे साथ कांटेक्ट नहीं आया था, हुआ था, तब हमने ये पेज बनाया कि हमें कोई हमारी तरफ से बात रखे यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बोलना नहीं जानते थे हम कोई भी, कि कैसे कैमरे पे बोलना है और क्या बोलें, हमें कुछ पता ही नहीं था। तब AP सिंह वकील थे, उनके वीडियोस हमने बना के जैसे भी डाले, और जो लीगल एडवाइस वो देते रहे। और करीब जब जनवरी का फैसला, उसके बाद हमने जब AP सिंह से मिले तो उसके बाद हमने प्लान किया कि क्यों ना कोई PIL फाइल की जाए जनहित में भी। पिताजी की तरफ से तो कर नहीं सकते, भी संगत की तरफ से कोई जनहित याचिका डाली जाए, और उसमें जनहित याचिका डाल के हम आगे बढ़े तो शायद कुछ हो जाए, क्योंकि केस तो बोगस था। फिर हमने जनहित याचिका, क्योंकि हमें पता ही नहीं था केस की फ़ाइल कैसे पढ़ते हैं, तो जैसे तैसे हमने केस की फ़ाइल अरेंज की जहाँ से कर सकते थे। तो ये 2018 की बात है, और 2018 नवंबर दिसंबर के आसपास तो एक पिटीशन तैयार की गई और इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। हमें जितनी जानकारी थी उस टाइम, हमें ये बताया गया कि ये बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिटीशन डाली गई है, और बाकायदा हमारे पास कागज़ था, स्टैंप लगी थी सुप्रीम कोर्ट की, सब कुछ था। हम बड़े खुश थे भी यार, बार एसोसिएशन में 1700 वकील हैं और ये 1700 वकील पिटीशन डालें तो हमारी पिटीशन तो चली पड़ेगी। लगभग 1 महीने बाद पिटीशन डाल लेंगे, ये क्या कहते हैं, छत्रपति हत्याकांड का फैसला आया, और ये फैसला हमारे खिलाफ आया। क्योंकि तब तक, जब तक छत्रपति हत्याकांड का फैसला नहीं आया था, तब तक हम शाही परिवार के साथ जैसा वो कह रहे थे, जहाँ वो चाह रहे थे, जैसा चाह रहे थे हम कर रहे थे। उनका मानना था कि ये केस वो जीत जाएंगे, हमारा मानना था कि नहीं, वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि हम उस ट्रैक से निकल आए थे, जो वो रास्ता सेटिंग का अपना रहे थे।
भी ये रास्ता सही नहीं है, हम उस रास्ते से निकल आए थे और हमें ये चीज़ समझ आ चुकी थी उस टाइम तक, काफ़ी हद तक भी ये कभी संभव नहीं होगा। वहाँ से जब हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं खुली तब हमें डाउट होने लगा भी कुछ गड़बड़ है। फिर क्या हुआ, अभी हमें बताया गया कि नहीं आपकी पिटीशन तो एडम ब्लॉक ने खारिज करा दी, ऐसे ऐसे करके बार काउंसिल में शिकायत कर दी वगैरह वगैरह। लेकिन एक स्टेज पे आके कह लीजिए, चलो वो आगे आई थी स्टेज। उससे पहले क्या हुआ कि जब छत्रपति हत्याकांड का फैसला खिलाफ आ गया, उसके बाद हमने शाही परिवार का, मैंने एटलीस्ट साथ छोड़ दिया, जबकि मेरी टीम के लोगों ने नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने छोड़ दिया। मुझे लगता था कि शाही परिवार से बात करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरी टीम के साथी जो थे वो अभी भी उनके संपर्क में आज भी हैं, लेकिन मैं नहीं उनसे संपर्क रखता। उसके बाद हमने जेल दोबारा मिलने का प्लान बनाया, अभी दोबारा कोशिश की जाए, लेकिन वो कोशिश फिर बेकार थी। लेकिन वहाँ से हमें पता चला अभी जेल में पिताजी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और वहाँ से चलते 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 हमने सबूत जुटाए जेल के ख़िलाफ़। जेल के अंदर पुलिस वाले सेट किए। इस सब के दौरान एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट जो हमने मिस की, मैंने मिस कर दी बताने में, वो ये थी कि जब ये सारे दौर में हम चल रहे थे तो सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि जो लोग एडम ब्लॉक के लिए गुंडागर्दी करते थे, ख़ास तौर पे बदमाशी करते थे, लोगों को धमकाना डराना, ये काम करते थे और उसको सेवा समझते थे, उन लोगों को हमें बहुत समझाया और अलग किया एडम ब्लॉक से कि भाई तुम गलत रास्ते पे हो। और फिर उनको समझाया, दिखाया वो, क्योंकि कई बार सिर्फ बताने से यकीन नहीं होता, तो डेमो दे के दिखाना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रिस्क डालना पड़ता है थोड़ा, ताकि समझ आ सके भी हाँ ये लोग गलत कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत हमने एडम ब्लॉक से तोड़े जो एडम ब्लॉक के लिए गुंडागर्दी का रास्ता अपनाते थे। वहाँ से हमने जो लोग ऐसे थे उनको तरीके भी आते थे, तो करते करते हमने जेल के 3 पुलिस वालों का एक स्टिंग निकाला, जिसमें सुनील सागवान के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला भी ये सुनील सागवान ये सब गलत करता है। फिर हमने सुनील सागवान के बैकग्राउंड के बारे में, जो जेलर था, जेलर का बैकग्राउंड, उसका बच्चा कौन सी गर्लफ्रेंड है उसकी लड़की का कौन सा दोस्त है, उसकी फैमिली पीछे, फादर मदर, सबका हिस्ट्री जितना भी निकाल सकते थे, जितने लोगों से मिल सकते थे, आसपास के 15-20 गाँव के लोगों से, उनके दोस्तों से, दुश्मनों से, उनके कितने झगड़े हैं, क्या कुछ है, सब निकाल डाला। उसके बाद एक बार सुनील सागवान से बहस भी हुई फ़ोन पे मेरी, और लेकिन एक ही बार हुई, वो थोड़ी बहुत बहस हुई। लेकिन उसके बाद करते करते हम एक स्टेज ऐसी आई कि हमें पता चला अभी पिताजी के साथ गलत हो रहा है, तो हमने फिर सिक्योरिटी वाली पिटीशन फाइल की वहाँ पे, और AP सिंह वकील के थ्रू ही हाई कोर्ट में सिक्योरिटी वाली पिटीशन फाइल की। सिक्योरिटी वाली पिटीशन से कुछ निकला तो नहीं, लेकिन एक चीज़ समझ में आई भी हाई कोर्ट कैसे रंग बदल सकती है और हाई कोर्ट में भी झोल हो सकते हैं। ये चीज़ हमने सीखी उस पिटीशन में, और हाई कोर्ट में आंखों देखी हमने भी कैसे कोर्ट में क्या चलता है और कोर्ट के बाहर क्या चलता है, कागज़ों में क्या चलता है और बैकडोर क्या चलता है, वो सारी चीज़ हमने वहाँ देखी, सीखी। उसके बाद इधर से था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन नहीं खुल रही, कुछ नहीं हो रहा, और फिर हमने सोचा क्यों ना थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। और उसके बाद जब हमारी पिटीशन खारिज हुई तो इधर से हनीप्रीत की जमानत हो गई, और बाकी जितनी भी ये फौज थी इनके पीछे हनीप्रीत वाली, वो सबकी जमानत हो गई थी। हमने सोचा शायद हनीप्रीत सही डायरेक्शन में थी, ये तो पीड़ित है, इसका मतलब ये साजिश का हिस्सा नहीं है, और इसलिए हो सकता है ये सही हो, और जो नहीं पकड़े गए वो गलत होंगे। तो हमने हनीप्रीत को बहुत अप्रोच करना चाहा, लेकिन हनीप्रीत ने उल्टा हमारे खिलाफ़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी, शिकायत देना शुरू कर दिया, सब कुछ हुआ। और धीरे धीरे करके हमें लगा भी हनीप्रीत तो गलत रास्ते पे, फिर हमने हनीप्रीत पर निगाह रखनी शुरू कर दी भी ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे। फिर तो हमने पूरा जाल ही बिछा दिया डेरे के अंदर कि इनकी हर हरकत पर निगाह रखने के लिए। इधर हमारी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन नहीं खुली थी, हमें बड़ा डाउट था भी यार पिटीशन खुली नहीं, क्या बात, क्या मसला है, क्या नहीं है, ये सब करते करते। और एक स्टेज आई जब हमें समझ में आया कि पिटीशन तो कभी लगी नहीं थी, ये हमारा बेवकूफ़ बनाया गया था सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए, और पिटीशन कभी लगी नहीं थी। जब हम खुद सुप्रीम कोर्ट जाके हमने सुप्रीम कोर्ट के तौर तरीके पूछे, किसी और वकीलों से राय की,
तो पता लगा अभी ये तो पेपर पटिशन कहा जाता है इसे, और ये तो डार्क सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल होती है, जबकि हमने उसके लाखों रुपए चुकाए थे। अब क्या कर सकते थे। तो वहाँ से ये सिस्टम भी ख़त्म हुआ। फिर एपी सिंह का साथ भी छोड़ दिया हमने इस चक्कर में भी। ये तो डबल मतलब ये भी लूटने वाला वकील है, बेवकूफ़ बनाने वाला वकील है। उसके बाद ये कह लीजिए भी पिताजी ने ही कृपा कर दी और हमने खुद नहीं ढूंढा किसी को। फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर हमने पिताजी के सामने हाथ फैला लिए भी, अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करें। यकीन मानो अपने आप तो वकील मिले, और ऐसे ऐसे मिले कि धुरंधर जिसे कहें हम, वकील मिले। उन्होंने हमारे को कानून सिखाया। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने हमारी लड़ाई को समझा और फिर बोला भी ये लड़ाई वकील के ज़रिए नहीं लड़नी है, ये तुम्हें खुद लड़नी है, हम तुम्हें सिखाएंगे इसे लड़ना कैसे है। और इसके साथ साथ फिर बहुत से लोग मिले जो डेरे के अंदर समझदार थे। इस पिटीशन के बाद ज़्यादातर लोग जुड़ने लगे, और धीरे धीरे ऐसे लोग मिले जो उन्होंने सिखाया फिर हमें कानून। फिर कानून के ज़रिए हमने वो सारे कागजात जुटाने शुरू किए एक एक करके, और उसको समझा और खुद हर चीज़ समझ ली। ऐसा कोई दफ्तर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा, कह लो हर उस लेवल पे गए। अगर आप समझना चाहो भी, आपको उदाहरण के तौर पे बताएं कि आप कभी देखना, हंसराज भारद्वाज एक पॉलिटिशियन है कांग्रेस के, वो कितने बड़े शख्सियत रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उनके अंडर कितने वकील जज बने हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने हैं। उन जैसे लोगों से भी बातचीत हुई। राम जेठमलानी एक बड़े वकील हैं, उनके ग्रुप में जब हम गए, जिस भी ग्रुप में हम, हरीश साल्वे जैसे वकीलों का आपने नाम सुना होगा, जिस ग्रुप में भी हम गए, हर जगह हमें एक चीज़ कॉमन मिली कि एडम ब्लॉक हर जगह टांग फंसा चुका था, और टांग फंसा के उन्हें नाराज़ कर चुका था। उनको जलील करना उनका काम था, ताकि ये लोग कभी भी धर्म कर्म में आगे हमारा केस ना पकड़ लें, मतलब पिताजी का केस ना उठा ले। राम जेठमलानी के ग्रुप ने तो फ्री में, उस टाइम राम जेठमलानी जीवित थे जब हम उनके पास गए, उनके ग्रुप के पास, उन्होंने तो फ्री में केस लड़ने तक की बात कही थी। लेकिन ठीक उनके भी अपने इथिक्स थे भी। वो तो कहते हमने तो पहले ही ऑफर किया था अभी हम फ्री में केस लड़ेंगे, जबकि आप नहीं जानते हो राम जेठमलानी एक पेशी में खड़े होने का 50 लाख रुपया ले लेते थे। ऐसे लोग फ्री में केस लड़ना चाहते थे, लेकिन एडम ब्लॉक ने सबको नाराज़ किया हुआ था। हर एक बड़े से बड़ा धुरंधर जो मिला हमें, हर वो व्यक्ति हर पिताजी के केस को फ्री में लड़ना चाहता था। लेकिन मसला क्या था कि हमारे पास परमिशन नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी। इधर से शाही परिवार कोई रास्ता दे नहीं रहा था, और वो एक स्टेज आई जब हमें समझ में आ गया कि शाही परिवार खुद नहीं चाहता है भी ये केस कभी हल हो। उन्होंने हमसे ये पूछना शुरू कर दिया भी तुम्हारा स्वार्थ क्या है इस केस को हल करने में। तो तब हमें समझ आ गया कि ये खुद इस चीज़ का हिस्सा है। तो मैंने तो एटलीस्ट मान लिया, लेकिन बाकी नहीं मानते हैं, मैंने छोड़ दिया उनसे। अब जब हमें चीज़ें समझ आ गई, बहुत तरीके से समझ आई, फिर हमने खुद चीज़ें बनाना शुरू किया। अब उसके बाद नेता भी थे, सब कुछ था, सारे थे, लेकिन फिर हमें सारे बोने लगने लग गए। हमें लगता था भी सारे बेवकूफ़ हैं। फिर मैं अलग अलग ऑफिस में भी गया, अलग अलग दफ्तरों में, आप लगा लो भी लोकल थाने से लेके डीजीपी तक और डीसी ऑफिस से लेके गृह मंत्रालय तक, कोई ऐसा ऑफिस नहीं था जहाँ नहीं गए। और कोई ऐसा नहीं कह सकते भी ये छोटा ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर है। हर तरह के ऑफिसर से मुलाकात भी हुई, बहस भी हुई, और समझ में आया कि सिस्टम कितना करप्ट है और कैसे इससे लड़ा जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि पहली बार जब आप जाओगे तो सिस्टम आपकी बड़ा सुनता है, बहुत अच्छे से सुनता है। दूसरी बार जब जाओगे तो सिस्टम दूसरी तरफ से एडम ब्लॉक से संपर्क करता है। तीसरी बार जाओगे तो एडम ब्लॉक से उसके पास पैसा पहुंच चुका होता है, और चौथी बार में फिर वो आपकी सुनना बंद कर देगा और आप ही को उल्टा सुनाने लगेगा। लेकिन क्या धीरे धीरे मानसिक तौर पे मजबूत हुए, और उसके बाद फिर हमें समझ में आया कि ऑफिसर तो हमारे जैसे आदमियों से भी ज़्यादा डरपोक है, क्योंकि उसने तो पाप इतने कर रखे हैं कि वो तो एक एक चीज़ से भागता है। उसके बाद ऑफिसरों ने हमारे सामने से भागना शुरू किया। जिस ऑफिसर के पास जाए वो ऐसे ऐसे कर करके भागने की करे, कोई भी हमारे कागज़ ना पकड़े, बोला पकड़ लो, नहीं नहीं नहीं, सब भागने लगे इधर उधर। तब हमें समझ में आया कि सिस्टम में हर एक आदमी नंगा है, बशर्ते बस किसी को पता नहीं है।
आपस में एक भ्रम पाले हुए हैं भी हाँ हम तो ईमानदार हैं। हरियाणा पुलिस तो इतनी ज़्यादा करप्ट है, अभी सोच भी नहीं सकते। बाकी थोड़ी जगह पंजाब में एक दो ऑफिसर ऐसे मिले जो अच्छे थे, और हालांकि पंजाब में भी एक से करप्ट मिले, और दिल्ली पुलिस में मिले, वहाँ भी थोड़े वहाँ भी करप्ट मिले, लेकिन दिल्ली पुलिस में इतना अपना वास्ता बड़ा नहीं, मेन हरियाणा और पंजाब से ही था। ये करते करते आज हमें पता है कि हमें क्या करना है। फिर एक स्टेज ऐसी आई भी, अब हमारे पास ये दुनियावी रास्तों से अलग हटके अब हमें समझ आने लगा था भी अब हमारी लड़ाई है क्या एक्चुअल में। हमें यही नहीं पता था कि हमारी लड़ाई क्या है और लड़ना कैसे है। लड़ाई हमारी बुराई के साथ है, अच्छाई की। ये धर्म युद्ध है। हम मानते हैं अभी पिताजी सर्वशक्तिशाली हैं, सब कुछ है, और ये सारे तौर तरीके तो पिताजी के पास भी अवेलेबल थे। फिर एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझ में आए कि रामायण में बाली नाम का एक व्यक्ति था, सुग्रीव का भाई। वो इतना ताकतवर था भी अकेला जाके हरा सकता था रावण को, पकड़ के ले आता, मार भी देता, सब कुछ होता, लेकिन रामचंद्र जी ने बाली की मदद नहीं ली। इसी तरह महाभारत में भी ऐसे ऐसे योद्धा थे जो लड़ाई में नहीं पहुँचे, बर्बरी के जैसे, जिनको लड़ाई लड़ने नहीं दी गई श्री कृष्ण जी ने, लेकिन और बहुत से योद्धा लड़े मरे। लेकिन ऐसे योद्धा थे जो एक सेकंड में, एक दिन में या 10 मिनट के अंदर युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि असल समझ हमें यह है कि एक्चुअल में ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। अगर जब कोई भी धर्म पुरुष अपने आप को मतलब उस उलझन में डालता है, मतलब वो अधर्म के जाल में घुसता है, तो उसे नष्ट करने के लिए होता है, समझौता नहीं होता है वहाँ पे। ये नहीं है कि समझौता किया जाएगा, वो बुराई से समझौता करके बाहर आ जाएगा या बरी हो जाएंगे पिताजी बुराई से समझौता करके, ये नहीं है। और ये सोच हमें समझ में आई कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, और धर्म के रास्ते पे चलने के लिए हमें ये सारा पैसे का, नोटों का, वोटों का, या सेटिंग का, या अफसरों से तालमेल का, ये सब रास्ते छोड़ने पड़ेंगे। हमें रास्ता अपनाना है सिर्फ और सिर्फ पिताजी का, जिसमें उम्मीद सिर्फ पिताजी हो। ठीक है, हमारे लिंक्स हैं मेरे साथ, क्योंकि पहले मैं भी कभी सोचता था कि यूपीएससी क्वालिफाई कर जाऊं, लेकिन फिर मेरा एक दोस्त था, हम तैयारी करते थे, उसमें कुछ यूपीएससी की भी करते थे, बहुत से सीनियर्स थे हम कॉलेज में जब इंटर्नशिप में यूपीएससी की तैयारी किया करते। और उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और तब मतलब कह लो कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे थे जब मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी नहीं करना है और मैं डेरे में सेवा करूंगा, डेरे में हम डेरे को उठाएंगे, यूपीएससी बन के सरकारी नौकरी नहीं करनी है मुझे। मेरे साथ के लड़के थे वो क्वालिफाई कर गए, आज बड़े बड़े, कोई आईपीएस है, एसपी है, कोई एसएसपी है, ऐसे अलग अलग रैंक पे अलग अलग स्टेट में पोस्टेड हैं, कोई किसी फोर्स में है, स्पेशल फोर्सेस में है, ऐसे अलग अलग जगह पोस्टेड हैं। तो ऐसे दोस्त थे मेरे, हैं आज भी। तो सब मिलके हमने जैसे जितनी टीम बनाई पाए हम बना पाए, सारी एडवाइज़र सब कुछ करके, और इस सब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है कि बहुत से लोग सोचते हैं भी नहीं, अब हमें सेटिंग कर लेनी चाहिए या कर लेना चाहिए। और इसी स्टेज पे करते करते जब हमने आपको पहले गुरजंट सिंह इंसान के वीडियो दिखाए भी, वो क्या सोचते हैं, वो पिताजी के चलो पुराने करीबी रहे हैं, सब कुछ हैं, और लोग उन्हें शायद ज़्यादा भरोसे से देखते हैं। पिछले साल हमने कुछ वीडियोस दिखाए थे, उसके बाद वो हमारे से अलग हो गए। उन्होंने जाके क्या किया, अभी एडम ब्लॉक के साथ ही बैठ के वीडियो बना लिया एक, तो हमने बातचीत करना छोड़ दिया। धीरे धीरे फिर बातचीत शुरू हुई, और हाल फिलहाल जब एसआईटी के जब सवाल जवाब में उनका नाम आया तो हमने दोबारा उन्हें अप्रोच किया भी, शायद उनको अब समझ आ गई, और उन्होंने एक वीडियो में बड़ा चढ़ा के जैसे भी कह लो एडम ब्लॉक के बारे में बताया और उनके पुराने संबंधों के बारे में बताया, और आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया और समझ भी आया। उसके बाद बहुत से लोग कहने लगे क्यों ना दोबारा एक वीडियो, और सवाल जवाब बहुत हैं, मेरी भी उनसे बात हुई गुरजंट जी से भी, क्यों ना कुछ सवाल जवाब ऐसे हैं जो हम आपके ज़रिए शायद संगत को समझा पाएंगे। और वो सवाल जवाब हमने प्लान किए, लिखे भी, सब कुछ किया, और बहुत सी संगत कह भी रही थी जो उन्होंने सवाल दिए थे। तो लिख के जब हम गए तो उन्होंने हमारे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, अभी नहीं, ये सवाल हम
सवाल नहीं लेंगे, मैं अपनी तरफ से कुछ अपील करना चाहता हूँ, तो आप वो लाइव दिखा दीजिए। तो हमने वो अपील आपको लाइव दिखा दी। उसके बाद बहुत सा मिला जुला रिस्पॉन्स आने लगा और कुछ सवाल निकल के आए। पहला सवाल तो ये था कि जब गुरजंट सिंह जी ये जानते थे कि उनके रूम में बैठ के मोहनलाल दीवाना, दर्शन प्रधान, खट्टा सिंह ये सब एक साथ बैठ के साजिशें करते हैं, तो जब पिछले साल उन्होंने मोहनलाल जी के साथ एक वीडियो शूट करवाया सच कहूं की तरफ से, तो क्या तब उन्हें वो जानकारी नहीं थी? तब वो भूल गए थे उस जानकारी को, या तब वो किस समझौते के तहत वो वहाँ गए थे? तो ये सवाल ऐसा था, इसका जवाब नहीं था, क्योंकि वो सवाल जवाब देने के मूड में नहीं थे गुरजंट जी। हमने पूछना चाहते थे लेकिन नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद सवाल था भी अब कि मान लीजिए आप सबके पास 1-1 रुपया है, मान लीजिए हम जितने अभी करीब 450-500 लोग देख रहे हैं, आप सबके पास 1-1 रुपया है, या मान लीजिए हम 5 लाख लोग इकट्ठा कर लें और 5 लाख लोगों के पास 1-1 रुपया है, और मैं ये बोलूँ भी 1-1 रुपया मुझे दे दो, मेरे पास गिरवी रख दो, और उसके बाद मैं यहाँ 5 लाख का ढेर लगा लूँ, और ढेर लगाने के बाद मैं ये आवाज़ दूँ कि भी जो नेता हजूर पिताजी को ले आएगा वो इस 5 लाख रुपए को ले जाना आगे, तो क्या ये तरीका ठीक है? वो 1-1 रुपया आपका 1-1 वोट मान लेते हैं, भी 1-1 वोट है आप सबके पास, 5 लाख, 10 लाख, 20-50 लाख जितने भी मान लीजिए वोट आपके पास है, तो ये सारे वोट हम एक लाइन में खड़े कर लें और बोलो भी चलो जी 10 लाख वोट है या 10 लाख रुपया है, पिताजी ले आओ 10 लाख ले जाओ, तो क्या धर्म और अधर्म की लड़ाई कुछ ऐसी होगी? नहीं, ऐसी तो नहीं होगी, आपको भी पता है। लेकिन अब उससे आगे सोचना शुरू कीजिए। अभी किसान आंदोलन हाल ही में ख़त्म हुआ है, ख़त्म हुआ, उन्होंने जीता, और बहुत सारी चीज़ें उनके आंदोलन से सीखी होंगी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग डेरे की संगत में भी किसान होंगे जिन्होंने समर्थन किया होगा। हमारी ओर से भी कुछ समर्थन गया था, सही बताऊं तो। समर्थन का मतलब यह है भी थोड़ा बहुत जो कोई कुछ ज़रूरत थी वहाँ सामान की, तो हमने भी पहुँचाया था। वो भी हमारे साथ कुछ किसान लोग थे जो जाट बिरादरी के ख़ास तौर पे, जाट कह लो या पंजाबी में जट कह देते हैं, तो इस बिरादरी के लोग थे। वो कहते नहीं किसानों की मदद करनी है, तो कुछ सामान हम भी पहुँचाएँ। हमने भी दे दिया जो सामान हमारे से बन पड़ता था, जितना उनको जो उस टाइम पे उनकी ज़रूरत थी। लेकिन मैं तो किसान नहीं हूँ और हमें कुछ किसानी का हमारा कोई आसपास भी वो नहीं है, दूर दूर तक नहीं है मेरा किसानी से कोई संपर्क। अब क्या है कि अजीब क्या है, भविष्यवाणियाँ बहुत सारी आती हैं ना, भविष्यवाणियाँ करते हैं लोग भी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़े ज़ोर शोर से शेयर करते हैं भविष्यवाणियाँ। 1987 में एक भजन, 1977 में 1977 में 1977 में एक भजन लिख दिया किसी सत ब्रह्मचारी ने। उस भजन की एक अंतरा अगर आपको याद हो, चौथा अंतरा था उसमें लिखा हुआ था सन, खाली छोड़ा हुआ था खालिस्तान, सन खालिस्तान में बहुत भारी जंग होगा, किसान मजदूरों व पूंजीपतियों के संग होगा, आज का विधान जहां पूरी तरह भंग होगा, नया जो विधान होगा उसका नया ढंग होगा। ये भजन था 1977 में लिखा गया, और तब लिखने वाले ने सन कुछ और लिख दिया, लेकिन परम पिता जी ने वो सन कटवा दिया था। उसने 1987 शायद लिखा था, वो कटवा दिया था। पिता कहते नहीं बड़ा जल्दी लिख दिया तूने, इतनी जल्दी नहीं होगा ये। तो जरा उसको सोचियो, किसान और मजदूरी तो थे इस आंदोलन में, किसके संग था ये आंदोलन, किसके संग थी ये? मतलब किसान क्या था उसमें, सन मान लीजिए 2020 कह लीजिए, सन 2021 में बहुत भारी जंग, ये जंग ही थी। किसान मजदूर का पूंजीपतियों के संग होगा, मतलब किसान और मजदूर और पूंजीपति आमने सामने थे। पूंजीपतियों की तरफ से सरकार लड़ रही थी, इधर से किसान थे, और असली में तो पूंजीपतियों का नुकसान हुआ है। तो इनका जंग था आज का विधान, मतलब कानून, आज का विधान जहां पूरी तरह भंग होगा। तो ये तीनों कानून जो बनाए गए थे ये पूरी तरह भंग हो गए। नया जो विधान होगा, अभी नया विधान आना है, उसका नया ढंग होगा। तो नया ढंग, उसके बाद ये भजन परमपिता जी ने रुकवा दिया था। भविष्यवाणी तो ये भी थी, लेकिन आज जब आप किसान आंदोलन लोग जीत गए हैं, तो जिसने ये भजन लिखा उसको कोई जानता भी है? और ज़रूरत क्या है जानने की? ठीक है, उसने अपनी भक्ति करके ये चीज़ देख ली और घोषणा कर दी और लोगों को समझ आ गई। आज वो ये सच में बदल गया।
आंदोलन में कितनी बड़ी सीख, कितनी बड़ी चीज़ जो आंदोलन में लोगों को बांध रही थी वो था कि आंदोलनकारियों का नशा ना करना। और वो सीख कहाँ से ली उन्होंने? डेरा से, संगत से, हजूर पिताजी से वो सीख ली उन्होंने। और उस सीख के साथ उन्होंने अपने आंदोलन में लोगों को बांधा। घर की महिलाओं को ये भरोसा हुआ कि हमारे घर के लोग जो वहाँ जा रहे हैं वो वहाँ नशा नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। घर की महिलाएं खुद उठ के संघर्ष में आई, शामिल हुई। तो एक छोटी सी शिक्षा उन्होंने हजूर पिताजी की मान ली और इतना बड़ा आंदोलन जो उन्होंने किया वो जीत लिया। लेकिन इतिहास धर्म और अधर्म की लड़ाई का लिखा जाता है। सत्ता के साथ संघर्ष करके जीते गए हकों का इतना नहीं बड़ा इतिहास नहीं बनता। वो इतिहास होते हैं बहुत सारे राजा महाराजाओं के, लेकिन बड़ा इतिहास तो धर्म और अधर्म के युद्ध का ही होता है, चाहे वो छोटे स्तर पर लड़ा गया हो चाहे बड़े स्तर पर लड़ा गया हो। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी और जानी, तो आज हम इस चीज़ को मानते हैं और समझते हैं। और यही चीज़ गुरजंट सिंह जी के वीडियो के बाद कंट्राडिक्टरी होगी, मतलब क्या कह लें उसे, जो हम कह रहे हैं उसी के विपरीत हो गई बात भी। यार नोट वोट के चक्कर में तुम फिर डाल दोगे भी वोट ले जाओ और पिताजी को दे जाओ, ये तो फिर वही हो जाएगा। अब कल को मान लो सपोज करो, मान लो सुखबीर बादल है। आप सबको पता है भी सुखबीर बादल और चिलम खुराना हम एक ही मानते हैं। तो सुखबीर बादल कल को कहे भी ठीक है जी मैं पिताजी को पैरोल पे निकालता हूँ, बेल पे निकालता हूँ, मेरे को वोट दे दो, तो क्या दे दोगे? जिस आदमी ने पंजाब के अंदर राम नाम का प्रसार ही रोक दिया, जिस आदमी ने इस पंजाब को नशे की दलदल में धकेल दिया, पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है उस आदमी ने, अब क्या सिर्फ वोट के बदले उसको दे दें? भी वोट दे देंगे ठीक है यार पैरोल पे ले आओ, क्या ये धर्म और अधर्म की लड़ाई का निष्कर्ष है? नहीं। तो हमने ये तय किया है कि गुरजंट जी के सुझाए रास्ते पे हम बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये मैं आपको स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ अपना भी। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट गुरजंट सिंह जी के बताए इस सुझाव पे, इस विकल्प पे बिल्कुल काम नहीं करेगा। दूसरा, हम किसी को नहीं कहते भी आप किसी के कहने पे वोट डालो या ना डालो, ये आपका मसला है, क्योंकि इसलिए गुरजंट सिंह जी का ही मोबाइल नंबर उन्होंने अपने उसमें दिया है। उनको शायद प्लेटफॉर्म चाहिए था, उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से स्टेटमेंट दे दी। हो सकता है उनका अपना पर्सनल स्वार्थ हो या ना हो, ये वो जानते हैं, क्योंकि हम पर्सनली गुरजंट सिंह इंसान को नहीं जानते। हम जानते हैं तो सिर्फ पिताजी की वजह से जानते हैं, बैकग्राउंड हम उनका इतना नहीं जानते हैं। एक दो बार मैं मिला हूँ पहले, लेकिन तब बहुत छोटे थे, तब हमारे लिए तो बहुत पूजनीय थे। आज तो हमें देख लिया पूजनीय कैसे होते हैं। इसलिए इस स्टैंड पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट नहीं कहता। और इवन हम तो पिताजी ने जो सुझाया है अभी लोकतंत्र मजबूत बनाना है, तो नोटा नाम का बटन है, जो किसी आप पार्टी को पसंद नहीं करते हैं तो आप बेशक नोटा का बटन दबाएं, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, मैंने तो वोट वहाँ डालना नहीं है। तो जिन्होंने भी डालना है भी, हम ये नहीं कहते भी आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को भी आजमाया और बादल की पार्टी को तो सारे दुनिया ने आजमा के, पूरे पंजाब ने आजमा लिया। और अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट है इससे हमारा उतना कोई कांटेक्ट है नहीं। और हरियाणा में भाजपा ने तो जो हद तक गदर मचाया वो तो किसी ने मचाया ही नहीं आज तक, तो आजमा के तो देख ही लिया। हालांकि हरियाणा में जो कांग्रेस थी, हुड्डा की पार्टी थी, वो कभी कांग्रेस का खार एक था कि वो राम नाम नहीं रोकती थी, लेकिन पिताजी का मानना था भी सारे बदल गए। 25 अगस्त से पहले जब 17 अगस्त की मीटिंग में पिताजी ने बोला भी सारे ही बदल गए। तो भाजपा तो वैसे ही सत्संगों का विरोध करती आई है, वो सत्संग होने देना नहीं चाहती थी। वो थोड़ा आरएसएस से संबंधित है, और आरएसएस के लोग, क्योंकि पुराने लोग ये बात बताते थे कि परम पिताजी अक्सर कहा करते कि बेटा अगर हमारा कभी कोई बड़ा विरोधी होगा तो वो आरएसएस होगी। और वजह ये बताते थे भी डेरा जो काम करता है वो दो धर्म के लोगों को अलग अलग, मतलब दो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को डेरा जोड़ता है, लेकिन आरएसएस जो काम करती है वो लोगों को अपनी विचारधारा में जोड़ने के लिए बाकी विचारधाराओं से तोड़ती है। इसलिए परमपिता जी हमेशा आरएसएस का विरोध करते आए थे और मतलब मानते थे कि ये हमारी विचारधारा के बिल्कुल उल्ट चलते हैं। और इसलिए कभी भी आप देखना डेरे के अंदर डीएसएस कभी इस्तेमाल नहीं होता था। परमपिता जी इसका विरोध करते थे भी कभी भी लिखने में डीएसएस ना लिखा जाए कहीं भी,
कोई भी बातचीत के अंदर, या हमें अभी थोड़े दिन पहले किसी ने बताई ये बात कि DSS ना लिखा जाए ताकि उसको RSS के बराबर ना समझा जाए डेरे को, इसलिए DSS वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब आज की सिचुएशन पे जब हम आए तो हम आपको ये बता रहे हैं कि हम गुरजंट सिंह जी की बात से कतई सहमत नहीं हैं, और लगभग मेरी टीम के 99% लोग, 99% के लगभग 100% कह लें, जिनसे मैं राय लेता हूँ या जिनसे हम राय मशवरा करके सारे, या जो भी हमारे थिंक टैंक हैं या सोचते हैं, वो सब उनका ये मानना है भी हमें गुरजंट जी के साथ नहीं चलना चाहिए। तो फिलहाल चुनाव के मसले पे हम नहीं चलेंगे। बाकी हजूर महाराज जी की कोई पुरानी बातें होती हैं, कुछ भी हैं, वो हम अगर उनके ज़रिए पता चलेंगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये विकल्प हम उनका नहीं अपनाएंगे। और फिर आपको लास्ट में क्लियर करते हैं कि जो गुरजंट जी ने विकल्प सुझाया था वो विकल्प फेथ वर्सेस वर्डिक्ट उसका समर्थन नहीं करता है। ये आपको हम क्लियर करके चलें। और फिर भी कोई सवाल जवाब आपका हो, या अगर आपको गुरजंट जी से कोई सहमति हो, तो उनके वीडियो में उनका फ़ोन नंबर है, वो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। हमारे ज़रिए उनसे कोई बातचीत ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका पर्सनल लेवल पे उनसे कुछ है तो आप देख सकते हैं। तो इजाज़त चाहेंगे जी। अरदास लग साथ धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।